वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पाठ 14 लोकगीत। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी और लेखक ने इस पाठ में लोकगीत के लोक व्यवहार, स्थानीयता, ग्राम्य जीवन की सुंदरता आदि के गुणों के बारे में बताया है। इनकी पूंछ देश के हर कोने कोने में सुनाई देती है। ये लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता दूंगी। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत के लिए तो साधना की आवश्यकता होती है, उसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, मगर लोकगीत में ऐसा नहीं है। इसके लिए कोई विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जो लोच होती है, लोच यानी लचीलापन, ताजगी यानी नयापन और लोकप्रियता यानी जो लोगों में प्रचलित होता है। तो लोकगीत जो हैं वो होते हैं जो ग्रामीण लोगों द्वारा गाए जाने वाले गाने होते हैं और ये अक्सर हर त्योहार, हर शुभ अवसर पर गाए जाते हैं। घर, गांव और नगर की जनता के होते हैं ये गीत। इनके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाने गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले यानी जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इन्हें बनाया है, वे अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। यहाँ तक कि स्त्रियां भी इनकी विशेष रचना में भाग लेती हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या फिर साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो ढोलक होती है जो दो तरफ से बजती है, झांझ होता है कांसे का एक यंत्र जिसमें दो तश्तरियाँ लगी होती हैं और वो वाद्य यंत्र होता है। करताल, करताल भी हाथों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। और बांसुरी तो आप जानते ही होंगे। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे यानी हीन, कम समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा का अर्थ होता है कि जब किसी को नज़रअंदाज किया जाता है या उन पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, इग्नोरेंस, और इसलिए इन्हें इग्नोर किया जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़रें फिरी हैं, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है और अब अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। यानी अभी तक इन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो लोक साहित्य हैं, लोकगीत हैं, इनका कलेक्शन होता है और बहुत से लोग इन पर ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि अनेक संग्रह जो हैं अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी यानी जोश से भरा हुआ। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओराव मुंडा, भील संताल आदि फैले हुए हैं। तो ये सारे जो नाम हैं, ये आदिवासियों की प्रजातियों के हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में ना बन सका है और वो निर्द्वंद लहराता है। निर्द्वंद का अर्थ होता है दुविधा रहित। इनमें कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। दल यानी ग्रुप, और नाचे जाते हैं। तो इसमें बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, कई लोग होते हैं जो साथ में नाचते हैं, गाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के जो दल हैं वो एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं। यानी ये जो नाच गाना होता है वो कई लोगों के बीच होता है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। अब उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। जैसे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि ने अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। ये सारे गीत जो हैं अपने अपने तरीके से गाए जाते हैं। सबकी अपने अपनी अलग अलग विधियां होती हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता यानी जो गांव में लोग रहते हैं उनसे है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं।
हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कौन से प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत हैं, उनका क्या नाम होता है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा कि पंजाब में माहिया और हीर रांझा सोनी महिवाल पंजाबी में और डोला मारू राजस्थानी में। तो ये जो हैं ये सब नाम हैं, इनको आपको याद करना होगा। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बेहद जीवन से लेते हैं। यानी इन गानों में रोजमर्रा के जीवन का वर्णन किया जाता है, जिसमें वह सीधे मर्म को छू जाते हैं। मर्म यानी मन को। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। यानी जो राग होते हैं जिन्हें सुर कहते हैं, ये भी जो हैं वो पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ ये सब नाम हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। बड़ी भीड़ आकर्षित होती है। आकर्षित यानी अपनी ओर खींचने वाली, अट्रैक्ट करने वाली। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। आह्लादकर का मतलब होता है मन को लुभाने वाले, जो बड़ा आनंद देते हैं उन्हें हम कहते हैं आह्लादकर, प्रसन्नता देने वाले। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यानी इन्हें अच्छे से समझा जा सकता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। यानी भोजपुरी में विदेशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। यानी उस तरफ जो है बिहार की तरफ विदेशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, यानी लोगों में प्रचलित है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बातें होती हैं। परदेसी प्रेमी, परदेसी यानी जो दूसरे देश के होते हैं, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। करुणा यानी दर्द और विरह होती है जुदाई। तो इन गानों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जुदाई होती है, इस तरह के इसके बोल होते हैं। जंगल की जातियाँ आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। यानी ये टीम में गाए जाते हैं। एक तरफ पुरुषों की टीम होती है, एक तरफ स्त्रियों की टीम होती है, और वो एक दूसरे से जवाब के रूप में गाते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास होता है जो मतलब जिसकी कमी होना, पतन होना। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता था। यानी इनका जो आरंभ हुआ वो चंदेल राजाओं के जो राजकवि हैं उनसे माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान यानी वर्णन किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर उन्हें गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। यानी ढोलक लेकर इन गानों को गाया जाता है। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। आपने देखा होगा रस्सियों पे जो नट चलते हैं वो भी गाने गाते हैं, तो वो भी इन्हीं से रिलेटेड सॉन्ग्स होते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। तो गद्य होते हैं जो गाने गाए जाते हैं, और पदात्मक यानी कविता के रूप में गाने गाए जाते हैं। अनंत यानी असंख्य। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। यानी जो स्त्रियां हैं वो ज़्यादा गाने गाती हैं, बहुत सारे हैं। तो ये गीत भी और लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सर्जती भी अधिकतर वही हैं। सृजती का मतलब होता है कि इसको बनाती भी वही हैं, रचती भी वही हैं, और इनको काफ़ी खूबसूरती के साथ जो हैं वो स्त्रियां ही प्रस्तुत करती हैं।
वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियां ही इन्हें बनाती हैं, मर्द भी हैं जो उनकी रचना करते हैं। इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है, विशेषता यानी विशेषकर, खास तौर से। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या फिर जनगीतों से अलग या भिन्न नहीं हैं, मिले जुले हैं। लेकिन हमारे देश में ये अलग हैं। त्योहार पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए राह पर, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के लिए अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। यानी त्योहार कोई भी हो, मौका अवसर कोई भी हो, स्त्रियां हर अलग अलग अवसर पर अलग अलग तरीके के गीत गाती हैं और ये काफ़ी समय से प्रचलित है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं, यानी काफ़ी समय से वो गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, यानी कालिदास के समय से, उनके ग्रंथों के समय से ये गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। ये कुछ नाम हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं, यानी 12 मासे एक तरह के लोकगीत होते हैं जो पुरुषों के साथ साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। उनके कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनके मेल नहीं होता, फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पे वो बहुत भले लगते हैं। यानी इसको जो है काफ़ी लोग एक साथ गाते हैं। कंठ होता है गला, सब लोग एक साथ गाते तो हैं, उनका मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पर उनको गाया जाता है तो बहुत अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। यानी किसी के घर में विवाह समारोह है या किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उन मौक़ों पर इन लोगों को बुलाया जाता है और ये गाने गाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। उल्लासित का मतलब होता है खुश होकर, प्रसन्न होकर। हर होली, बरसात में कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ हैं जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। यानी जब गाने गाए जाते हैं तो उसके साथ साथ नाचना भी उसी का हिस्सा होता है, पुट यानी अंश। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलता है, यानी गाना भी होता है और नाचना भी। वस्तुतः ये एक तरह का नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। अब गरबा जो है वो काफ़ी साधारण हो गया है, सब इसके बारे में जानते हैं और पसंद भी करते हैं। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, यानी कई रूप हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। स्रोत यानी जरिया, यानी उनके पास आनंद उठाने के कई जरिए हैं और कोई कमी नहीं है। उद्दाम जीवन, उद्दाम यानी स्वतंत्र, स्वतंत्र जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक हैं और इसका मतलब होता है अनगिनत। तो ये तो पाठ हो गया और चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ देख लेते हैं। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, लोच यानी लचीलापन। झांझ होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो कांसे की 2 तस्तरियों से बना होता है। करताल यानी तालियां। हे होना यानी हीन होना। निर्द्वंद का मतलब होता है बिना किसी दुविधा के। मर्म को छूना यानी प्रभावित करना, हृदय को छूना। आह्लादकर का मतलब होता है प्रसन्न करने वाले। सृजती का मतलब होता है बनाती या फिर रचना करती। पुट यानी अंश या भाग और उद्दाम होता है निरंकुश।
तो निरंकुश यानी स्वतंत्र। तो ये हो गया इसके शब्द अर्थ। और अब चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो इन्हें पॉइंट्स में लिखना है। तो इसका उत्तर है, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। पहला, लोकगीत प्रिय होते हैं। दूसरा, लोकगीत का महत्व। तीसरा, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। चौथा, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता और लोकगीतों के प्रकार। और आखिरी है, बिना किसी बाजे के मदद के भी गाया जाना। प्रश्न 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन से हैं? उत्तर, हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज की रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले ही गीत हैं। प्रश्न 3, निबंध के आधार पर और अपने अनुभवों के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? तो इसका उत्तर है, लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनके अनेक विशेषताएं, अलौकिक गीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीत में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। प्रश्न 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो इसका उत्तर है, इस वाक्य का अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनीक का आल्हा इसका उदाहरण है। ये तो हो गए इसके प्रश्नोत्तर, शब्द अर्थ और पाठ हो गया। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।